प्यारी बुलबुल। ये कहानी उस वक्त की है जब चीन पर बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी। इस बादशाह का एक बहुत खूबसूरत महल था और महल में सबसे आलीशान जगह थी उसका हरा भरा बाग, जिसमें हर किस्म के फूल थे। इनमें से कुछ नायाब फूल इसी बाग में पाए जाते थे और दुनिया में कहीं और नहीं। माली उनमें छोटी छोटी घंटियां बांध देता था। बाग इतना बड़ा था कि अगर आप उसे दूर तक देखते जाओ तो आप देखेंगे कि वो एक जंगल में जाता है। उस जंगल में एक दरिया बहता था और उस दरिया के साथ एक दरख्त था जो एक बुलबुल का घर था। बुलबुल इतनी सुरीली आवाज में गाती कि जो कोई उस गीत को सुनता उस पर तिलिस्मतारी हो जाता। ये सल्तनत इतनी मशहूर थी कि दूर दराज के मुल्कों से लोग इसे देखने के लिए आते। कलमकार इस सल्तनत के बारे में किताबें लिखते और उन सब किताबों में वो बुलबुल और उसके तरानों की बाबत सबसे ज्यादा लिखते। एक दिन बादशाह खुद एक ऐसी किताब पढ़ रहा था। जब उसने बुलबुल की बाबत पढ़ा तो वो ख्यालों में खो गया। हमारी सल्तनत में ये कौन सा परिंदा है? मैंने इसकी बाबत पहले कभी नहीं सुना। उसने अपने वजीर आजम को बुलाया। वजीर आजम, ये क्या है जो मैं पढ़ रहा हूँ? हमारी सल्तनत में एक बुलबुल नाम का परिंदा है जो इतनी मीठी आवाज में गाता है कि उसे हमारी सल्तनत का सबसे खूबसूरत बसिंदा माना जाता है। ऐसा क्यों है कि हमने इसकी बाबत पहले कभी नहीं सुना? बादशाह सलामत, मैंने कभी ऐसे परिंदे के बारे में नहीं सुना। जाओ और उसकी तलाश करो और हुक्म दो आज शाम वो इस दरबार में गाए। जो आपका हुक्म हुजूर। वजीर आजम तेजी से वहाँ गया। जैसे ही उसने बादशाह का हुक्म सुना, ऊपर और नीचे, सीधे हाथ उल्टे हाथ, वो महल में जिस किसी से मिला उसने उनसे पूछा, पर किसी ने बुलबुल के बारे में नहीं सुना था। एक मर्तबा वो फिर बादशाह के पास आया। बादशाह सलामत, काफी हद तक ये मुमकिन है कि इन कलाकारों ने इस परिंदे की बाबत अपने तसव्वुर की बिना पर लिख दिया है और हकीकत में ऐसा कोई परिंदा है ही नहीं। नहीं, जापान के बादशाह ने मुझे ये किताब भेजी है। जो कुछ भी इस किताब में लिखा है वो झूठ नहीं हो सकता। मैं बुलबुल को गाते हुए सुनना चाहता हूँ। शाम तक उसे मेरे पास लेकर आओ, वरना पूरी सल्तनत को सजा भुगतनी पड़ेगी। वजीर आजम के पास और कोई चारा नहीं था। इस परिंदे के बारे में वो हर एक से पूछता रहा, जिस किसी को भी वो मिलता। आखिर में वो एक छोटी लड़की से मिला। बुलबुल? हाँ, मैंने उसे देखा है। मैंने उसे गाते भी सुना है। वो दरिया के पास रहती है। सुनो, अगर तुम मुझे बुलबुल के पास ले जाओगी तो मैं तुम्हें एक इनाम दिलवाऊंगा। एक तरफ वो वजीर लड़की के साथ जंगल की जानिब गया और दूसरी तरफ उसने बादशाह को पैगाम भिजवा दिया कि परिंदा मिल गया है। वे दोनों जंगल के उस हिस्से में पहुँचे जहाँ बुलबुल अक्सर गाती थी। बुलबुल ने अपना गाना शुरू किया। छोटी बच्ची ने कहा, देखो, वहाँ देखो, यही वो परिंदा है जिसके बाबत मैंने तुम्हें बताया था। वजीर ने जो लड़की ने कहा वो कुछ भी नहीं सुना। वो बुलबुल के गाने से मुतासिर था। क्या तुमने वो सुना? कोई भी उसे गाता सुनकर इस जहां को भूल सकता है। मैंने इससे मीठा तराना कभी नहीं सुना। यकीनन बादशाह बहुत ही मुतासिर हो जाएंगे जब ये सुनेंगे। मेरी प्यारी बुलबुल, मेरे साथ महल में चलो। बादशाह तुम्हें गाते हुए सुनना चाहते हैं। मेरे लिए ये इज्जत अफजाई है कि बादशाह ने मुझे तलब किया है। मैं यकीनन आऊंगी। अपने साथ बुलबुल को लेकर वो महल की तरफ गए। महल बहुत खूबसूरती से सजा था और अपनी शान शौकत में चमक रहा था। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था। तमाम दरबारी और नवाब वहाँ हाजिर थे। एक सोने का स्टैंड खास कर रखा गया था बुलबुल के लिए। बुलबुल उस पर बैठ गई और गाने लगी। उसका गाना इतना मुतासिर करने वाला था कि बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। मैं चाहता हूँ कि मेरी सोने की अंगूठी बुलबुल के गले में लटका दी जाए। नहीं बादशाह सलामत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको मेरा गाना पसंद आया, यही मेरा इनाम है। बादशाह ने बुलबुल को हुक्म दिया कि वो महल में रहे। एक सोने का पिंजरा उसके लिए बनाया गया।
उसे दिन में 2 मर्तबा और रात में 1 मर्तबा उड़ने की इजाजत दी। 12 सिपाही उस पर तैनात थे और वो उसके गले के इर्द एक लाल फीता बांध देते। बुलबुल को इस तरह उड़ना बहुत ही नापसंद था। ये कुछ हफ्ते तक चलता रहा। एक दिन किसी ने बादशाह को एक बॉक्स भेजा जिस पर ये लफ्ज बुलबुल तराशा गया था। यकीनन ये जरूर एक नई किताब होगी जो बुलबुल पर लिखी गई हो। पर बक्से में कोई किताब नहीं थी। उस बॉक्स में एक बुलबुल थी जिस पर हीरे और जवाहरात जड़े थे, और जब बुलबुल की दुम को दबाया जाता तो वो बिल्कुल असली बुलबुल की तरह ही गाती। उसके गले में एक फीता झूल रहा था जिस पर लिखा था, ये बुलबुल जो जापान के बादशाह की है वो किसी काम की नहीं, चीन के बादशाह के बुलबुल के सामने। हर कोई नकली बुलबुल को देखकर बहुत खुश था। क्या शानदार तोहफा है, चलो दोनों को एक साथ गवाएं, चलो। दोनों बुलबुलों को एक साथ गवाया गया, पर इन दोनों का गाना इतना लुत्फ न दे सका जितना असली बुलबुल का, क्योंकि उसको जो जी चाहता वो गाती, लेकिन नकली वाली सिर्फ वही गाने जानती जो उसके अंदर डाले गए थे। ये नकली बुलबुल का कसूर नहीं है हुजूर, ये बस वही गा रही है जो उसे सिखाया गया है। फिर सिर्फ नकली बुलबुल को गवाया गया। उसकी आवाज बिल्कुल असली बुलबुल की तरह लग रही थी और अपने चमकते हीरों की वजह से वो बहुत नायाब लग रही थी। नकली बुलबुल ने बहुत से गाने गाए। कुछ अरसा बाद बादशाह ने कहा कि अब उसकी ख्वाहिश है कि अब वो असली बुलबुल को सुने। बुलबुल कहाँ चली गई? क्या किसी ने उसे उड़कर जाते देखा? ये कैसे मुमकिन है कि किसी को इसका इल्म नहीं कि वो कहाँ है? ऐसा लगता है कि जैसे वो महल छोड़कर चली गई। दरबार में हर कोई खुश था कि उनके पास एक नकली बुलबुल है जिसे वो बार बार सुन सकते थे, जो उन्हें अपने तरानों से मुसर्रत दे रही थी। ये बुलबुल कितनी खूबसूरत है और वो कितना अच्छा गाती है। इसकी ओर देखते हुए इसे कोई नहीं कह सकता कि ये नकली बुलबुल है। हम जापान के बादशाह के इस तोहफे को पाकर बहुत खुश हुए। वजीर आजम, अगले इतवार एक महफिल मौसीकी का इंतजाम करो। मेरी तमन्ना है कि पूरी सल्तनत इस बुलबुल के मीठे तरानों को सुने। आपकी ख्वाहिश सराखों पर हुजूर। अगले इतवार बुलबुल के महफिल मौसीकी का इंतजाम किया गया। हर एक को ये बहुत पसंद आया, पर उनमें से कुछ ने असली बुलबुल को गाते सुना था। ये अच्छा है पर असली बुलबुल की तरह नहीं। जब वो गाती है तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाबाश, ये बहुत अच्छा है। चाहे तुम कितनी बार इसे सुन लो, तुम और ज्यादा सुनना चाहते हो। नकली बुलबुल को बादशाह के आरामगाह में रखा गया, उनके बिस्तर पर। सोने से पहले बादशाह उसके गाने सुनता और उसने उसे शाही गवैया की पदवी अता की। ये पदवी एक फीते पर सी दी गई थी और उसके गले के गिर्द बांध दी गई थी। अब नकली बुलबुल के बारे में किताबें लिखी जा रही थी। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल रही थी। 1 साल के बाद बादशाह और उसके दरबारियों ने उसके एक एक गाने को मुंह जुबानी याद कर लिया था। जैसे ही वो गाना शुरू करती, लोग साथ साथ गाने लगते। पर एक रात जब नकली बुलबुल बादशाह के लिए गा रही थी, उसके अंदर कुछ टूटने की आवाज आई। अगले दिन बादशाह ने उसकी मरम्मत के लिए उसे एक घड़ी साज के पास भेजा। बादशाह सलामत, मैंने पूरी तरह इस साज का मुआयना कर लिया है। बहुत ज्यादा और अक्सर गाते रहने की वजह से उसके अंदर के तार और कनेक्शन पूरी तरह टूट गए हैं, और अगर मैं इसकी मरम्मत करने की कोशिश करूं तो इसकी लय पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मुझे आपको ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि ये फिर कभी नहीं गा सकेगी। ये सुनकर पूरी सल्तनत गमज़दा हो गई, क्योंकि ये बुलबुल पूरी सल्तनत के लिए तफरीह का जरिया थी। 5 साल गुजर गए। बादशाह बीमार हो गया और उसकी सेहत और बिगड़ गई। रियाया बादशाह की सेहतमंद होने की दुआ कर रही थी। बादशाह सलामत, क्या आप मेहरबानी करके कुछ खाएंगी? मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं? बादशाह ने कुछ नहीं कहा। वो और कमजोर होता जा रहा था और ऐसा लगता था कि जैसे बादशाह को बचाया नहीं जा सकता था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसे कुछ भी याद नहीं था सिवाय इसके
गाओ, गाओ मेरी प्यारी बुलबुल गाओ। मैंने तुम्हें इतने सारे इनामों से नवाजा है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। गाओ। पर बुलबुल हिली नहीं। इसी पल बादशाह ने अचानक अपनी खिड़की के बाहर गाने की आवाज सुनी। एक उम्मीद की किरण और खुशी बादशाह के चेहरे पर फैल गई। कुछ देर के बाद बादशाह ने सोचा कि उसने एक परिंदे का धुंधला सा अक्स देखा है अपनी खिड़की पर। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और देखा कि असली बुलबुल खिड़की पर बैठी थी, वो गा रही थी। तुम वापस आ गई। गाओ, गाओ मेरी प्यारी बुलबुल गाओ। बुलबुल ने वहाँ कुछ और देर तक गाया। बादशाह की खुशी हर लय के साथ बढ़ती गई और ऐसा लग रहा था जैसे जीने की उसकी ख्वाहिश दोबारा जोर पकड़ रही है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बुलबुल। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी, पर आज वापस आकर तुमने मेरी जिंदगी मुझे दोबारा दे दी है। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका सकता हूँ। बादशाह सलामत, आपने मुझे पहले ही इनाम दे दिया है। मुझे याद है जब मैंने पहली मर्तबा आपके सामने गाया था, आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक फनकार के लिए इससे बढ़कर इनाम क्या हो सकता है। बुलबुल ने एक और तराना गाया और उसे सुनते सुनते बादशाह को नींद आ गई। उसे सोते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में बहुत जमाने के बाद सोया है। अगली सुबह जब बादशाह की जाग खुली, सूरज की किरणें खिड़की से छनकर आ रही थीं। बुलबुल उसके साथ ही बैठी थी और बादशाह पहले से कहीं ज्यादा तंदुरुस्त लग रहा था। हमेशा मेरे साथ रहो मेरी प्यारी बुलबुल। तभी गाओ जब तुम गाने के लिए आमदा हो। मैं तुम्हें फिर कभी मजबूर नहीं करूंगा। नहीं बादशाह सलामत, मैं महल में नहीं रह सकती। जब भी आपसे मिलने को मेरा जी चाहेगा, मैं आ जाऊंगी। मैं करीब ही कहीं घोंसला बना लूंगी और जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े, मैं आपके पास उड़ कर आ जाऊंगी और आपके लिए गाऊंगी। अपने तराने के जरिए मैं आपको आपके सल्तनत के बारे में सब कुछ बताऊंगी, पर आपको मुझसे कुछ वादा करना होगा। बेशक, मुझे बताओ, जो भी तुम्हारी ख्वाहिश हो मैं तुम्हें दूंगा। आपको कभी किसी को ये नहीं बताना होगा कि मैं आपको सल्तनत के बारे में सब कुछ बताती हूँ। ठीक है, मैं सहमत हूँ। ये कहकर बुलबुल उड़ गई और बादशाह को ये इल्म हो गया कि हमें परिंदों को पिंजरे में रखकर कैद नहीं करना चाहिए। उन्हें भी जैसा वे चाहें उन्हें रहने का हक है। किसी को गुलाम बनाने की इजाजत नहीं है। और परिंदे जब आजादी से उड़ते हैं और दरख्तों और जंगलों में गाते हैं, तभी वे बेहतरीन लगते हैं। वहाँ ही उनके असली घर हैं, ना कि महलों और इंसानी घरों की चार दीवारी में। कुछ देर के बाद जब वजीर बादशाह से मिलने आया, उसने देखा कि बादशाह अपने बिस्तर पर नहीं लेटा है, पर इसके बजाय खिड़की के पास खड़ा है। मुस्कुराते हुए वजीर आजम तेजी से दौड़ा गया ये खुशखबरी सबको सुनाने के लिए और पूरी सल्तनत ने खुशियां मनाई।